वेलकम टू द 12th सीबीएसई साइंस क्वेस्ट। मैं हूं शिखर सर और आपको मैं पढ़ाने आया हूं केमिस्ट्री। मैं पिछले 20 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं डिफरेंट एकेडमिक प्लेटफॉर्म्स पे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, जैसे कि आकाश इंस्टीट्यूट, बाइजू इंस्टीट्यूट, विजन क्लासेस। और मैंने सैकड़ों स्टूडेंट्स पढ़ाए हुए हैं जो अब क्वालिफाई करके जेई मेंस एडवांस में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और 11th और 12th के फाउंडेशन सीबीएसई कोर्सेज वगैरह भी मैं पढ़ाता हूँ। बच्चों, आपका भी ड्रीम्स होगा कि कैसे भी 12th केमिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स गेन किए जाएं। तो मैं आपको बताने आया हूँ यहाँ पर कि हम केमिस्ट्री के क्या शानदार टिप्स हो सकते हैं, ट्रिक्स हो सकते हैं और हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा पढ़ सकते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो मैं आपको बताने आया हूँ यहाँ पर केमिस्ट्री में ज़ीरो से हीरो कैसे बना जाए। बात ये कि यहाँ पर ज़ीरो से हीरो बनने के लिए ज़्यादातर बच्चे केमिस्ट्री का काफ़ी एक फियर फैक्टर होता है और उस ज़ीरो से हीरो को बनाने के लिए अनअकैडमी आपके पास लेकर आया है 12 सीबीएसई कोर्सेज। क्रैक सीबीएसई क्लासेस 12th विद द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में के लिए कोचिंग देता रहा है, बट अब अनअकैडमी सीबीएसई क्लासेस के लिए भी आया हुआ है। आपके लिए सीबीएसई क्लासेस के कोर्सेज को भी अपने साथ लेकर आया हुआ है। 12th केमिस्ट्री या 12th साइंस के सब्जेक्ट जब हम अनअकैडमी के साथ जोड़ते हैं तो अनअकैडमी क्या देता है हमें, क्या इसके एडवांटेज है। तो यहाँ अनअकैडमी जो होता है, यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि यहाँ पर हमारी जो क्लासेस होती हैं वो कैसी होंगी, लाइव क्लासेस होंगी। जनरली बच्चे सोचते हैं कि ये ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो हम अपने टीचर प्रोफेसर से पढ़ते रहते हैं, बट यहाँ पर भी लाइव क्लासेस होंगी और अपने एजुकेटर के साथ आप प्रॉपरली चैट कर सकते हैं, उनके साथ प्रॉपरली डिस्कस कर सकते हैं क्या टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, क्या डाउट्स हैं आपके, और ये सारी चीज़ें आपकी लाइव होंगी। इसके साथ साथ एक बच्चों में एक ये कंफ्यूजन रहता है कि हम ऑनलाइन क्लासेस तो लेंगे लेकिन हमारा टेस्ट का इवैल्यूएशन कैसे होगा। तो ना सिर्फ टेस्ट का इवैल्यूएशन लाइव होगा यहाँ पर लाइव, बल्कि क्विजेस वगैरह भी दिए जाएंगे। आपका इवैल्यूएशन होगा, आपके मार्क्स पता चलेंगे, आपकी प्रिपरेशन पता चलेगी अनअकैडमी के स्टूडेंट्स के साथ। और मॉक टेस्ट वगैरह भी होंगे, क्विजेस वगैरह भी होंगे। ये सारी चीज़ें प्रॉपर एक एनालिसिस आपको एक मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो कोर्सेज हैं, जैसे जब देखते हैं हम ऑफलाइन कोर्सेज में जनरली टीचर्स क्या करते हैं और जो है अपनी मनपसंद जो है टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं। यहाँ सारे चैप्टर्स एक ऑर्गेनाइज वे में फ्रॉम वन टू द लास्ट। और यहाँ पर ये नहीं, टीचर अपने मनपसंद चैप्टर के अंदर भी मनपसंद टॉपिक ही पढ़ाते हैं और अपने टॉपिक अपने हिसाब से स्किप करते रहते हैं, क्वेश्चंस भी स्किप करते रहते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो स्ट्रक्चर्ड प्लान्ड कोर्सेज हैं और ये आपको लगातार मिलते रहेंगे इस तरीके से। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, यहाँ पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल रही है। आप कभी भी खेल रहे हो तो भी आप बीच बीच में रुककर, अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप अपने वीडियोस देख सकते हैं, खाते समय, पीते समय, कहीं पर भी मेट्रो में जा रहे हैं तब भी आप इन इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। जनरली बच्चे रात में पढ़ना पसंद करते हैं, तो ये सारे रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलेंगे साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस के साथ। यहाँ पर एक काफ़ी रिच प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी में। पिछले कई सालों से बहुत सारे एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं और जो कि काफ़ी नामी और आप काफ़ी फेमस हैं अपनी अपनी जगह पर। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स के नाम हैं, जिनमें भारत पांचाल, दीपक, एस मैनी, उदित यादव, मुकेश कुमार, प्रिया जैन, उमा और वरुण सिंह। ये काफ़ी अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स माने जा सकते हैं। अनअकैडमी में कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, सिर्फ ये नहीं कि एक सब्जेक्ट आपको पढ़ा दिया, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो अनअकैडमी को हम जोड़ेंगे कैसे? बहुत ही एक आसान और सरल तरीका है। अनअकैडमी को, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद, ये जो है ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको इसके बहुत सारे वीडियोस जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, फ्री मिल रहे हैं, तो ये आपको अवेलेबल होंगे। और जब आप ये सब देख लें तो इसका एक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और इसके बाद आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी से जुड़ने का एक दूसरा तरीका है हमारे पास टेलीग्राम ऐप। ये टेलीग्राम ऐप आप कैसे जुड़ सकते हैं, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद, ये जब डाउनलोड कर लें और टाइप करें लिंक, द यूआरएल, और इसके बाद ये इन क्लासेस के साथ आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से। लेकिन अब सवाल आता है लास्ट में, बच्चों के दिमाग में ये आता है कि अनअकैडमी हमारे लिए ये किस फीस पर अवेलेबल कराएगा सीबीएसई क्लासेस। तो बच्चों, इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं, बहुत ही मामूली सी फीस है एज कम्पेयर टू द ऑफलाइन। फीस काफी सब्सिडाइज है, सिर्फ 12,500 रुपए है। और ये भी फीस अगर आप
आपको लगता है ज़्यादा है तो इसका भी एक सरल तरीका है, आप मेरा कोड जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर शिखर सर के नाम से दिख रहा होगा, अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपकी ये 12 महीने की फीस भी और सब्सिडाइज हो जाएगी और सिर्फ 10% और कम हो जाएगी और ये फी मास आपको मात्र पे करना है सिर्फ 11,250। तो है ना बच्चों, ये बहुत छोटा सा अमाउंट है फीस का जो आपको पे करना है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे यहाँ पर, मैं अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री की बात करूंगा। मैंने जैसे शुरू में ही बोला आपको, मैं जीरो से हीरो बनाने आया हूँ। तो यहाँ पर हम ट्वेल्थ केमिस्ट्री की बात जरा करते हैं। ट्वेल्थ केमिस्ट्री में हमारे पास क्या है, एज यू नो बच्चों, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सिलेबस दिखा रहे हैं पूरी केमिस्ट्री का। और ये सिलेबस जो है आप जानते हैं एनसीईआरटी के 2 वॉल्यूम्स हैं बच्चों, आप जानते होंगे। इसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर अगर हम स्टार्ट करें और आपका ये फर्स्ट वॉल्यूम जो है यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तक, जिसके अंदर 2 चीजें आती हैं हमारी। एक तो फिजिकल केमिस्ट्री कवर हो रही है, एक पूरी फिजिकल केमिस्ट्री है जो 1 to 5 चैप्टर्स तक है। और बच्चों इसके बाद जो एक प्रॉब्लम करने वाली केमिस्ट्री, दैट जिसे आप काफी परेशान रहते हैं इतनी सारी रिएक्शन से, जिसे कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर है। और सेकंड वॉल्यूम जो होता है बच्चों, दैट कंप्राइजेस ऑफ, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बेसिकली जो है बाकी बचे हुए चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 8 से लेकर और आप देख रहे होंगे चैप्टर नंबर 14 तक, यानी ये सारे चैप्टर जो हैं हमारे कंप्राइजेस करते हैं केमिस्ट्री को एंड बायोकेमिस्ट्री को। तो बच्चों इसमें मार्क्स हम कैसे गेन किए जाएं, देखते हैं। बच्चे केमिस्ट्री के मामले में ज्यादातर क्या होता है, ऑब्स्टिकल्स हमारी क्या होती है, बच्चों की सोच क्या है, बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, कैलकुलेशन बहुत हार्ड है, टफ है, लेंदी है। और नेम रिएक्शंस में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, इतनी ढेर सारी नेम रिएक्शन है, कैसे याद करें। कभी वुड्स रिएक्शन का नाम आ गया तो कभी एल्डोल कंडेंसेशन आ गया, कभी मार्कोनिकॉफ रूल है तो कभी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, तो कैसे उनको लर्न करें। और साथ ही साथ यहाँ पर इन टाइडी कैलकुलेशन से अगर हम निकल के जाएं भी, ये टाइडी कैलकुलेशन पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है डिफिकल्टी इन द लर्निंग नेम रिएक्शन, तीसरा पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बड़ी सरदर्दी पैदा करती है, वो क्या है, लर्निंग रिएक्शंस इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने देखा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस का अंबार लगा हुआ है। कभी आप देखेंगे कि फास्फोरस की रिएक्शन है, कभी आप देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन है, कैसे याद किया जाए। और साथ साथ यही नहीं बच्चों, यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, वाइवा की एक प्रैक्टिस कराऊंगा। वाइवा के साथ साथ मैं कुछ हद तक आपको प्रोजेक्ट के टिप्स भी दूंगा, यानी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से कंसर्न बातें भी हम थोड़ी बहुत जरूर जरूर करेंगे। और सबसे लास्ट बात ये होती है, आपने देखा होगा एग्जाम में बच्चे जब जाते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम होता है, कि एग्जाम फोबिया के साथ साथ एक प्रॉब्लम होती है कि ज्यादातर बच्चे जो होते हैं टाइम मैनेजमेंट के मामले में बहुत ही पुअर होते हैं। कभी देखते हैं कि इतना हिस्सा हमारा छूट गया, तो हाउ टू मैनेज टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम। तो यहाँ पर हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री पढ़ने के साथ ही साथ। अब बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की, क्या तरीका हो सकता है कि हम इसको इजी वे में पढ़ सकें। तो मेरा एक कुछ सुझाव है इसके अंदर, मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाह रहा हूँ। जब भी हम कैलकुलेशन करें, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने से पहले, न्यूमेरिकल की सॉल्व करने से पहले आप क्या करिए, जनरली चैप्टर जब भी फिनिश करें तो आप सारे फॉर्मूलेज उसके एक शीट में रख लीजिए। कोई शीट हो सकती है, A4 शीट ले लें, आप कोई हार्ड थोड़ा सा पेपर हो, मोटा पेपर हो, उस पर शीट बना लें और इन शीट्स पे कलर्ड पेन से आप सारे फॉर्मूले लिख लें। ये फॉर्मूले लिखने के बाद आप इनको कभी भी अपनी ग्लास टेबल के नीचे या फिर अपने जो स्टडी रूम है वहां की वॉल्स पे चिपका लें, जैसे आते जाते आपको इन सारे फॉर्मूलेस का अभ्यास होता रहे, ध्यान रहता रहे। इसी तरीके से अगर हम नेम रिएक्शंस की बात करें तो भी मैं कहूंगा यही सिमिलर पैटर्न अपनाएं तो सबसे अच्छा रहेगा। 3 से 4 रिएक्शन का एक टारगेट लेके चलें कि रोज मुझे जो है याद करनी, रिवाइज करनी। और इन रिएक्शंस को भी वही बिल्कुल आपके पास पुराना कैलेंडर होगा या न्यूज़पेपर, संडे का न्यूज़पेपर जो आता है काफी जो ग्लॉसी पेपर होता है, तो उस पेपर पर आप मार्कर वाले पेन से ये लिख सकते हैं, नेम रिएक्शन लिख सकते हैं। और यही रिएक्शंस को अगर आप बार बार इस तरीके से लिखेंगे, दिन में 3 से 4 बार अगर आप उनका अभ्यास करेंगे लिखने का, तो मान के चलिए ये रिएक्शन धीरे धीरे याद हो जाएंगे। इसके साथ साथ इनको मैंने कहा, जैसा आपको बताया मैंने अभी, ये सारी शीट जो है फोल्डर फाइल में अपने पास बचा के रखिए। ये नहीं कि आपने इसको याद किया और इसके बाद इसको फेंक दिया। तो आप इनको कहीं वॉल पे अटैच कर सकते हैं और वॉल पे से हटा के फिर फोल्डर फाइल में रख लें। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, बहुत ढेर सारी रिएक्शन है, कैसे इनको याद किया जाए। तो इनका भी एक तरीका है कि आप ग्रुप वाइज रिएक्शन को याद करें। यानी फर्स्ट, यानी अगर आप 17 ग्रुप लेके चल रहे हैं और 17 ग्रुप के हाइड्राइड पढ़ रहे हैं, तो कभी भी समझदारी ये नहीं कि सिर्फ 17 ग्रुप पढ़िए। मेरा मानना है कि हाइड्राइड आप पढ़ें तो 16 ग्रुप के भी साथ साथ ले लें, 15 ग्रुप के भी साथ साथ ले लें। तो सारे ग्रुप 15, 16, 17 के अगर हाइड्राइड पढ़ेंगे तो ज्यादा देर नहीं लगनी है, उनके बीच में कंपैरिजन भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है,
कि मेरा ये मानना है कि जब तक बच्चों टेस्ट आप नहीं देंगे, चाहे ओरल टेस्ट हो चाहे रिटन टेस्ट हो, ओरल टेस्ट आप अपने घर के अंदर ही ले सकते हैं, अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं कि मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछें, और नहीं तो फिर आप रिटन टेस्ट जब भी कराएं, आपके इंस्टीट्यूट में रिटन टेस्ट हो रहे हैं, कैसे भी टेस्ट हो रहे हैं, चाहे स्कूल के अंदर हो रहे हैं, उनको आप बायकॉट ना करें, टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करें, बहानेबाजी ना करें। तो जितने ज्यादा टेस्ट, मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट का भी एक आइडिया होगा, और आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे, ना सिर्फ मार्क्स बढ़ेंगे बल्कि बच्चों कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो याद रखिए, टेस्ट मोर चांसेस टू गेट गुड मार्क्स। मेरा मानना है कि कैलकुलेशन वाले पार्ट में जनरली क्या होता है बच्चे, जैसे कि प्लांक्स इक्वेशन, जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, हम कई बार कैलकुलेशन को इजी बनाना ही नहीं आता हमें। जैसे जनरली प्लांक्स इक्वेशन बच्चों 11th में ही आपने पढ़ी होगी, और इस कैलकुलेशन के अंदर क्या होता है, जनरली टीचर्स क्या होते हैं, एनर्जी, या तो क्वेश्चन में क्या मांगा जाता है आपसे, या तो किसी की वेवलेंथ पूछ लेंगे आपसे, या फिर एनर्जी की बात होगी, या तो इस एनर्जी की बात होगी, या फिर क्या बात होगी, वेवलेंथ पूछ ली जाएगी, ये क्वेश्चन में पूछ ली जाएगी। अब जनरली बच्चे एच और सी क्या है, यहाँ पर हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, और दूसरा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करके अगर हम अपना एक ओन फॉर्मूला बना लें, मतलब मेरा मानना है कि अगर प्लैंक कांस्टेंट और सी को कैलकुलेट कर लें तो वैल्यू क्या निकल के आती है, 19.9 इन 10 पावर -26। तो हम अपनी बुक्स के फॉर्मूले के हिसाब से लेके चले, नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, एच की वैल्यू पुट करेगा, सी की वैल्यू पुट करेगा, लैम्डा की वैल्यू पुट करेगा, तब कहीं जाकर एनर्जी निकाल पाएगा। बट एक स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, एच और सी की कैलकुलेशन को पहले लेकर चलेगा, और सिर्फ उसे करना क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू को प्लेस करना है, और वो फटाफट क्या करेगा, एनर्जी निकाल के दे देगा। तो यहाँ पर आप कोशिश करिए, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनको स्क्वीज किया जा सकता है, जिनको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो आप एक स्मार्ट स्टूडेंट की तरह से एक्ट करिए, वर्क स्मार्टली, वर्क हार्ड बट वर्क स्मार्टली। साथ ही साथ अगर मैं करूँ लर्निंग की बात करें, यहाँ पर अगर हम देखें, इनॉनिक रिएक्शन एक बहुत बड़ी एक हेडेक है बच्चे के लिए, इतनी सारी रिएक्शन याद हम कैसे करें। तो मेरा मानना है कि इनॉनिक रिएक्शंस को याद करने का बेस्ट तरीका क्या है, यहाँ पर ये इनॉनिक रिएक्शंस के मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। ये आप 12th में देखते हैं, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, एक्सी एक्सिस की हम हाइड्रोलिसिस की बात करें, और ये हाइड्रोलिसिस 3 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हो सकती है, 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी हो सकती है, और 1 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हो सकती है। बट इन तीनों को अलग अलग याद करने की बजाय एक आसान तरीके से याद करते हैं, इन तीनों को एक साथ ही याद करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें 6HF, यहाँ पर देखें जितने H नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे HF में जा रहे हैं, चाहे फर्स्ट रिएक्शन हो, चाहे सेकंड रिएक्शन हो, और चाहे तो थर्ड रिएक्शन हो। तो बस बच्चों करना क्या है, आपको बस ये मान के चलना है कि हम सारे HF निकाल देंगे, और बचा हुआ क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे देखें फर्स्ट रिएक्शन में जब 6HF आपने बना ही लिए, तो बचा हुआ प्रोडक्ट क्या रहेगा, जेनॉन का एक एटम बचा रह गया, और ऑक्सीजन के 3 एटम बचे रह गए। ऐसे ही आप सेकंड रिएक्शन में देखें, जेनॉन के एक एटम रह गया, ऑक्सीजन के 2 एटम रह गए, और फ्लोरीन के 2 एटम रह गए। इसी तरीके से तीसरे वाले पार्ट में देखें, जेनॉन का एक एटम रह गया, और फ्लोरीन के 4 एटम रह गए। तो इस तरीके से क्या होगा, सेम टाइप की रिएक्शंस अगर आप फास्फोरस की रिएक्शन से स्टडी कर रहे हैं, या और किसी कंपाउंड की रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, तो उनके बीच में एक आप सिमिलरिटी तय कर ली कि मुझे सबकी हाइड्रोलिसिस करनी है, तो हाइड्रोलिसिस सिर्फ जेनॉन की मत पढ़िए, और कंपाउंड से PCl5 की हाइड्रोलिसिस, PCl3 की हाइड्रोलिसिस, यानी जब हाइड्रोलिसिस पे आइए तो आप सारी रिएक्शंस को एक साथ एक पेज पे बना लीजिए, 2 पेज पे बना लीजिए, आपको इससे तुलना नजर आएगी कि जेनॉन की हाइड्रोलिसिस हमने कैसे करी थी, ठीक वैसी कुछ कुछ फास्फोरस की हाइड्रोलिसिस हो रही है, कुछ वैसी सल्फर के कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो बच्चों आज हम एक टॉपिक को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाए कि हम टॉपिक आगे जाकर किस तरीके से पढ़ेंगे। डाउट्स तो आपके सॉल्व होंगे ही होंगे, लाइव क्लासेस तो होंगी ही होंगी, बट यहाँ पर एक छोटे से टॉपिक को एज अ डेमो फॉर्म आपको मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। एरोमेटिसिटी क्या होती है, एरोमेटिसिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप जानते हैं ढेर सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में आ रही है, और जो कुल मिला के टफ भी है, आसान बिल्कुल नहीं है। तो वहां पर आपके बेंजीन से कंसर्न कंपाउंड होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, 11th में हमने पढ़ा था एरोमेटिक केमिस्ट्री। एरोमा शब्द क्या होता है, खुशबू, गुड फ्रेगनेंस, प्लीजेंट स्मेल, इससे ये बना था वर्ड एरोमा। आज आप जानते हैं केरला में एक ब्रांच भी है जिसे कहते हैं एरोमा थेरेपी, वहां पर हम कुछ मेडिसिन से इलाज करते हैं। खैर मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एरोमेटिसिटी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स हमने किन को कहा था, जिनके अंदर शुरुआत में ये था कि जिन कंपाउंड्स के अंदर एक गुड फ्रेगनेंस आती है, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन क्या एरोमेटिक कंपाउंड, अब चूंकि संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो सिर्फ खुशबू होना पर्याप्त नहीं था। तो उसके लिए हमने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए कि हाउ टू अंडरस्टैंड एरोमेटिसिटी इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे तय करा जाए कि वे कंपाउंड ऑर्गेनिक हैं।
तो साइक्लिक कंपाउंड हमारे एरोमेटिक भी होते हैं बच्चों, इसके साथ एरोमेटिक के साथ साथ क्या होते हैं वो एंटी एरोमेटिक भी होते हैं। दूसरा शब्द आता है कॉम्पिटिशन में भी खूब आता है और बोर्ड्स के एग्जाम तक में भी पूछा जाता है एरोमेटिसिटी के मामले में। लेकिन दो शब्द हमें और भी जानने चाहिए, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और साथ ही साथ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स भी क्या होते हैं। तो जिससे हम ज्यादा अच्छे क्लियर कॉन्सेप्ट बना पाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। एरोमेटिक कंपाउंड्स में अगर हमें एरोमेटिसिटी समझनी है तो हमें जाना पड़ता है हकल्स रूल। हकल रूल हमारा क्या कहता है, तो the aromatic was the term aromatic was originally applied for those organic compounds which resemble benzene, मतलब उनको बेंजीन जैसा पाया गया और बेंजीन जैसा पाने के साथ साथ उनके केमिकल बिहेवियर में और उनकी केमिकल नेचर में भी बेंजीन से सिमिलरिटी थी। लेकिन इसके साथ साथ हकल का कहना है कि यहाँ पर रिंग कैसा होना चाहिए, रिंग शुड बी प्लेनर। बच्चों रिंग कैसा होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। जैसे बेंजीन रिंग आप बिल्कुल फ्लैट मानते हैं, ऐसी रिंग पूरी फ्लैट होना चाहिए। फ्लैट का मतलब क्या होना चाहिए, the carbon should be sp2 hybridized, सिंगल डबल यानी कि ऑल्टरनेट जो है सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड का एक रिंग के अंदर जो है एक अरेंजमेंट इस तरह का होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसा होना चाहिए रिंग में, शुड बी कंप्लीटली डीलोकलाइज, मतलब पूरी तरीके से फैले हो। जैसे मैं आपको बताता रेजोनेंस वाली पिक्चर पूरी हो रही हो, या यूं कहें अगर शॉर्ट में कहें तो एवरी कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और तीसरी कंडीशन, सबसे प्रमुख कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए, 4n+2 के बराबर होना चाहिए। जहां पर n की वैल्यू एक इंटीजर को फॉलो करें 0 1 2 3, और अगर हम 4n+2 रूल में ये वैल्यू लगाएं तो n की वैल्यू कभी 2 आएगी तो कभी आप पाएंगे 6 आ रही है, तो कभी आप पाएंगे 10 आ रही है, तो कभी आप पाएंगे 14 आ रही है, तो कभी आप पाएंगे 18 आ रही है। इन नंबर्स को बच्चों हम क्या कहते हैं, हकल्स नंबर। तो अब एरोमेटिक कंपाउंड्स को पहले समझने के लिए हमने यहाँ पर इस स्लाइड पर आप देखें तो यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल नजर आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले दे रखे हैं आपको एरोमेटिक आइंस। जैसे देखिए ये वाली स्पीशीज जो दिख रही होगी ये आपको थोड़ा विचित्र सी लग रही होगी, ट्रायंगुलर शेप में, और कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा एरोमेटिक कैसे है। लेकिन बच्चों देखो इस ट्रायंगल के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कार्बन कैसा हो गया, sp2 हाइब्रिड, और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सिर्फ 2। तो 4n+2 को अगर मैं बराबर रखूं किसके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, so 4n+2 is equal to 2। now what the value of the n comes to be, of course 0। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। अगर आप नीचे वाली स्पीशीज को भी ध्यान से देखें यहाँ पर, और इसके बिल्कुल टॉप पे देखें, देखिए टॉप पे क्या है, आप देख रहे होंगे माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चे, यहाँ पर एक लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस चार्ज का ही दिखाने का मतलब। हकल्स रूल ये कहता है कि अगर हमें एरोमेटिक बनाने में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स ही मिल रहे हैं तो यहाँ पर आप सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन से ये एरोमेटिक नहीं बनेगा। तो आप क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो अभी नजर आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो आपको नजर आ रहे हैं, बट इसमें हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने ये लोन पेयर वाले भी जोड़ दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हमने लोन पेयर वाले भी जोड़ दिए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, अब आपके पास नजर आ रहे होंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिलाकर 4n+2 रूल यहाँ पे अप्लाई हो गया, और कुल मिला के कंपाउंड कैसे हो गए, एरोमेटिक। बिल्कुल इसके राइट हैंड साइड पर अगर आप देखें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जो जिन्हें हम हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड भी कह रहे हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन आप जानते हैं बच्चों, पढ़े भी होगी, साइक्लिक कंपाउंड दैट इंक्लूड एन एलिमेंट अदर देन कार्बन। मतलब अगर हम कार्बन की रिंग के सिवा देखें, एक एटम ऐसा होना चाहिए जो कार्बन ना हो, मतलब कार्बन के सिवा कुछ और हो, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बोसाइक्लिक रिंग नहीं होना चाहिए। तो इन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे पायरीडीन के अंदर, पायरीडीन में, पायरोल के अंदर, इनमें देखें अगर आप इनमें यहाँ पर इन सब जगह सब रिंग्स में अगर आप देखें पेंटागन भी रिंग नजर आ रही है, और इन पेंटागन रिंग्स में एक एटम यानी पांचवा जो कोना है वो इनका कैसा है, ऑक्सीजन का, सल्फर का, नाइट्रोजन का, कुछ इस तरीके से। बट इन सारी स्पीशीज में एक बात नजर आ रही है जो मैंने आपको इधर भी बोली कि यहाँ पर ये सारे के सारे कैसे रखते हैं, सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। बट 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के बावजूद भी ये कंपाउंड एरोमेटिक कहलाए। क्यों कहलाए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, ऐसी सिमिलरली यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। हकल्स रूल ये कहता है कि अगर किसी एटम के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एक लोन पेयर अवेलेबल है तो उसको जरूरत पड़ने पर हम एज अ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे, एज अ पाई इलेक्ट्रॉन चूंकि काउंट कर लेंगे तो यहाँ पर 4 पाई बॉन्ड्स पहले से अवेलेबल है, एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और हैं, तो कुल मिला के ये 6 बन जाएंगे। हालांकि आप कहेंगे पायरीडीन के पास ऐसा क्यों नहीं कर रहे, बट पायरीडीन जैसा मैंने आपको बताया पायरीडीन में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। पायरीडीन के पास ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ऑलरेडी यहाँ पर इस स्पीशीज के अंदर क्या है, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही अवेलेबल है। तो यहाँ पर चूंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, सो देयर इज नो नीड।
इन सारी स्पीशीज में अगर आप नीचे की तरफ जाएं तो ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं कहलाएंगी, ये सिंपल हाइड्रोकार्बन है। तो हम इनसे बेंजोनॉइड कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, जैसे कि एंथ्रासीन है, जैसे कि फिनेंथ्रीन है। तो इन एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन स्पीशीज को अगर ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने नजर आ रहे हैं, साफ है। अगर आप कैलकुलेट करें तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन स्पीशीज में कितने हैं, 7 हैं। पहली रिंग में 3 हैं, फिर दूसरी रिंग में 2 हैं और फिर 2 हैं। यहाँ पर पहली रिंग में 3 है, फिर 1 है और फिर 3 है। तो 7 पाई बॉन्ड मतलब 14 pi electrons. So 4n plus 2 is equal to 14. So n value comes to be, what comes to be? N value comes to be 3. And that's why these species, anthracene, phenanthrene, are called as aromatic species. आप 12th में ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं। बेंजीन तो पढ़ ही रहे, नेफ्थलीन का नाम भी आपने सुना होगा, क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, एनिसोल, एनलीन, ये सारे के सारे कंपाउंड कैसे हैं, एरोमेटिक हैं। और साथ ही साथ चूंकि सबके सब बेंजीन रिंग रखते हैं तो हम इनको बोलते हैं बेंजोनॉइड कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, एरोमेटिक स्पीशीज को हमने कुल मिला के 3 तरीके से देखा, एरोमेटिक आइंस के तौर पर, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के तौर पर, और तीसरे सिंपल वे जिन्हें हम बेंजोनॉइड कंपाउंड्स कहते हैं, उस तरीके से भी देखा। सब में एक खास बात हमने क्या देखी, रिंग प्लेनर होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, sp2 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए, और सबसे प्रमुख बात क्या देखी कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होना चाहिए, 4n+2 रूल को फॉलो करते नजर आए। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और 2 स्पीशीज हैं। एक आप कहेंगे, इसमें एरोमेटिक समझने के साथ साथ हमें समझना पड़ता है कि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। नाम से लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऑपोजिट, विरोधी। तो देखिए जरा क्या रूल्स हैं इनके लिए। रिंग इनके अंदर भी कैसी होनी चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। जैसे कि आपको याद होगा, ये शर्त तो हमारी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए भी एप्लीकेबल थी। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही बात है कि रिंग sp2 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल रिंग के अंदर कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड हो। मतलब यानी कि यहाँ पर भी सिंगल डबल वाली कहानी, यानी कि आप कहेंगे पहली 2 शर्तें तो बिल्कुल वही हो गई जो हमने ऊपर पढ़ी, इससे पीछे पढ़ी थी हकल्स रूल के अंदर। लेकिन यहाँ तीसरी कंडीशन कुछ आपसे डिफरेंट कर रही है, और तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि एरोमेटिक स्पीशीज possesses 4n number of pi electrons. अब आप कहेंगे ये बात अब समझ में आ रही है कि यहाँ पर फर्क है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 4n+2 नहीं बल्कि 4n नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो जो हम फॉर्मूले में 4n+2 लगाते हैं, बस आप याद रखिएगा, बाकी सारी शर्तें सेम है, सिर्फ यहाँ क्या लगाना है हमें, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द अदर स्पीशीज, एक और स्पीशीज बची है जो साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर जाती है, बट हम उनको ना तो एरोमेटिक बोलते हैं और ना ही एंटी एरोमेटिक। वो स्पीशीज क्या है हमारी, नॉन एरोमेटिक। तो बच्चों, नॉन एरोमेटिक स्पीशीज के अंदर क्या खास बात होना चाहिए, यहाँ पर सबसे प्रमुख अंतर यही है कि 4n+2 रूल लगा के देखेंगे, एन की वैल्यू आपकी 1 2 3 4 नहीं आएगी। और साथ ही साथ क्या होगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि कोई भी एटम ऐसा होगा अपना हाइब्रिडेशन खो बैठेगा, मतलब sp2 नहीं होगा बल्कि वो क्या होगा, sp3 होगा। साथ ही साथ हम इसको डेफिनेशन वाइज अगर बांधें तो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, यानी यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन होगा। कार्बोसाइक्लिक, पॉलीजीन्स का मतलब जिनमें डबल बॉन्ड बहुत सारे हो और उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर किससे किया है, बेंजीन से कंपेयर ना हो, उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर होगी ओपन चेन कंपाउंड से। ओपन चेन कंपाउंड मतलब हमारे कुल मिला के एलिफेटिक कंपाउंड्स के साथ, तो उनको हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब सवाल है कि एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के कुछ एग्जांपल तो होने चाहिए। तो देखें यहाँ पर स्पीशीज, इस स्लाइड के अंदर आपको 2 तरह से इस स्लाइड को डिवाइड किया गया। लेफ्ट हैंड साइड में आपको एरोमेटिक कंपाउंड नजर आएंगे। देखें यहाँ पर ये 2 स्पीशीज दी हुई हैं और इनके नाम भी मैंने रखे हुए हैं। पेंटालीन, ये वन ऑफ द स्पीशीज इज पेंटालीन। और देखिए पेंटालीन के पास कितने पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो 2+2, कुल मिलाकर आपको लग रहा होगा यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड्स यहाँ पर अवेलेबल है। और 4 पाई बॉन्ड्स का मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 8। तो यहाँ पर रूल कौन सा लगेगा, 4n+2 नहीं लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, 4n रूल। तो 4n इज इक्वल टू, और 4 पाई बॉन्ड है तो कितने हुए, 8, तो 4n रूल इज इक्वल टू 8, सो n वैल्यू कम्स टू बी द 2। नाउ द नेक्स्ट स्पीशीज कॉल्ड इज व्हाट, बाइफिनाइलिन। 3 रिंग है, 3 रिंग से मिलकर बना हुआ इंटरेस्टिंग सा कंपाउंड है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने नजर आ रहे हैं, पहली रिंग में 2, दूसरी रिंग में भी 2, तीसरी रिंग में भी 2, तो कुल मिला के पाई बॉन्ड्स कितने नजर आ रहे हैं बच्चों, यहाँ पर टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हो गए, 6 हो गए। और 6 के हिसाब से देखा जाए कितने हो गए, कुल मिलाकर 6 to the 12, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ दिया। सो 4n इज इक्वल टू 12, सो 4n इज इक्वल टू 12 एंड वैल्यू कम्स टू बी 3। तो इसका मतलब एरोमेटिक वर्सेस एंटी एरोमेटिक में साफ अंतर नजर आ रहा है। एरोमेटिक हैव द 4n+2 रूल एंड एंटी एरोमेटिक विल हैव 4n रूल। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट पे लेके चलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड।
नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में मैंने एक एग्जांपल चूज किया है साइक्लोपेंटाडाइईन। इसमें डेफिनेशन वाइज क्या निकल के आता है, यहाँ पर इनमें से द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ द टू डबल बॉन्ड्स, और इनके अंदर सबसे क्या खास बात नजर आ रही है वो है आपके, अभी मैंने जैसे आपको पहले भी बताया समझाया कि ये कंपाउंड्स कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिड कार्बन सारे के सारे नहीं होते, इनमें कोई ना कोई एटम, जैसे देखें इस रिंग के अंदर, अगर आप देखें रिंग के अंदर यहाँ पर ये नीचे वाला जो कार्बन एटम आपको नजर आ रहा होगा, ये बच्चों कौन सा है, sp2 हाइब्रिड नहीं है, बल्कि कैसा है, sp3 हाइब्रिड है। तो बस यहाँ पर ये रूल टूटने लग गया, सारे कार्बन के हाइब्रिडेशन एक जैसे नहीं है, इसका मतलब कंप्लीट कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, सिंगल डबल यानी इलेक्ट्रॉन का डीलोकेशन पॉसिबल नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर हम इसमें 4n रूल लगाएं, 4n+2 रूल, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या नजर आ रही है, 0.5, यानी साफ हो गया ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक नहीं हुआ, यानी इसे क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो बच्चों कुल मिलाकर ये 3 कैटेगरी के कंपाउंड्स हमारे पास तैयार हो गए, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। आप 12th की केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, लेकिन एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये कंपाउंड हमारे स्टेबिलिटी ऑर्डर में कैसे हैं, मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर भी हम बहुत ज्यादा चेक करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, यानी केमिकल रिएक्शन के मामले में कौन सा स्लगिश है, कौन सा सुस्त है। तो आप ये मान के चलिए एक ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर कि भाई कौन कंपाउंड्स हमारे ज्यादा, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स कौन से होंगे, एरोमेटिक, यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे होंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, एरोमेटिक की स्टेबिलिटी टॉप लेवल पर होगी, ये मान के चलिए एज कंपेयर टू द अदर वन। अब एरोमेटिक के बाद आप कहेंगे और कौन होंगे, तो एरोमेटिक के बाद आपके दिमाग में आता होगा एंटी एरोमेटिक हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एरोमेटिक स्पीशीज सबसे ज्यादा स्टेबल मानी जाती है, यानी टॉप मोस्ट पे एरोमेटिक है, यानी कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसके बाद हमारे पास आते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। नॉन एरोमेटिक का मतलब मैं इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एन ए से, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको मैंने यहाँ पर एन ए से डिनोट किया हुआ है, ये कहलाएंगे हमारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसके बाद सबसे पीछे पीछे कौन है, वो है हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी आप यहाँ पर इसको, हम इसे 2 बार ए लिख सकते हैं, ये ए हो गया, ए डिनोट किसको कर रहा है, एंटी को यहाँ पर, और दूसरा ए किसको डिनोट कर रहा है, फिर से एरोमेटिक को। तो कुल मिलाकर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से बन रहे हैं हमारे पास। तो कुल मिलाकर स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारे पास क्या नजर आ रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा है, देन इसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, और सबसे पीछे कौन है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हुआ, या आप इसे अगर आप उल्टा कहना चाहें, एक रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं, उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, और उसके बाद कौन से, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो कुल मिलाकर ये हुआ इनके बीच की आपस में रिएक्टिविटी ऑर्डर। जैसा कि आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव पार्ट में नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक बहुत आता है, पर 12th की केमिस्ट्री में मेरे सारे ढेर सारे कंपाउंड क्या आएंगे, एरोमेटिक। जैसे कि आपने 11th में भी कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के नाम सुने ही थे, जैसे बेंजीन है, टोलीन है, फिनॉल है, ये सारे कंपाउंड्स हमने नेमिंग वगैरह भी सीखी थी। तो ये कंपाउंड रिएक्टिविटी के मामले में थोड़ा स्लगिश होते हैं, सुस्त होते हैं, हालांकि इनके अंदर डबल बॉन्ड की संख्या ढेर सारी है, फिर भी ये बिल्कुल अपने एल्कीन जैसा बिहेव नहीं करते। तो ये इसका रीजनिंग आपने 11th में ही पढ़ा होगा, एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं स्लगिश क्यों होते हैं और उनका रीजन क्या है। तो उसका रीजन हमने काफी अच्छे से 11th में भी सीख लिया था। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पसंद करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पसंद करते हैं, पैराफिन्स की तरह से एक्ट करते हैं, और अपने एल्कीन को फॉलो ना कर कर एडिशन रिएक्शन कम देते हैं या बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में देते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि बिल्कुल एक नॉन रिएक्टिव कंपाउंड की तरह से बिहेव करते हैं, और इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, हाईली स्टेबल। तो ये वीडियो से आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा एंटी एरोमेटिक वर्सेस नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बीच में क्या अंतर है। तो बच्चों केमिस्ट्री को अगर हम इसी तरीके से डिटेल में समझें, आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम समझें और विद एग्जाम्पल समझें, तो मुझे नहीं लगता केमिस्ट्री में 90+ मार्क्स लाना बहुत मुश्किल काम है। मेरे सैकड़ों स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 90+ आए हुए हैं, 80% स्टूडेंट तो बहुत आराम से 90+ मार्क्स ले आते हैं, बल्कि मैं कहूँगा 95 भी लाना आज की तारीख में मुश्किल नहीं। हम लोग शायद ये विश्वास करके नहीं चलते केमिस्ट्री में 100 आ सकते हैं, बट केमिस्ट्री भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर उसको एक डिसिप्लिन वे में पढ़ा जाए, उसको रूल्स रेगुलेशन के साथ पढ़ा जाए, और थोड़ा सा रोज पढ़ा जाए, मतलब मीन्स क्या हो, हम जनरली क्या करता है इसमें एक रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी नहीं बना के चलते, कभी पढ़ लिया तो कभी नहीं पढ़ लिया।
तो बस यहाँ पर जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा और रोज मेहनत करिएगा, रोज जैसे जैसे मैं आपको बताऊं वैसा वैसा सीखिएगा, और यकीन मान के चलिए आपके मार्क्स 90 प्लस आएंगे, ये मेरी तरफ से गारंटी है, ये अनअकैडमी की तरफ से भी गारंटी है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप बेल नोटिफिकेशन को दबाकर आप मेरे से जो कंसर्न जो नोटिफिकेशन है वो आपको अपडेट होते रहेंगे। यूट्यूब पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। तो मैंने आपको आज समझाने की कोशिश करी केमिस्ट्री में हम जीरो से हीरो कैसे बन सकते हैं। आपको होप यू गाइस यू लव दिस वीडियो, आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नाउ आई विल लाइक टू एंड दिस वीडियो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ आमने सामने रहेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इस वीडियो को खत्म करते हैं, और अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।